नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, सीएचएस के लिए हमारी हिंदी की जो क्लासें चल रही थी उसका दूसरा वीडियो लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, इस वीडियो का हमारा टारगेट है कि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के ऐसे क्वेश्चन कराए जाएं जो आपकी परीक्षा में आने के अधिक से अधिक चांसेस हैं। और पहले ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जब भी आप हमारे साथ हिंदी का मॉक टेस्ट देने बैठेंगे तो एक नोटबुक लेकर हमारे साथ बैठेंगे और जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको एनालिसिस करके अतिरिक्त बातें बताऊंगा उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलेंगे और दिन भर में एक या दो बार जितनी चीज़ें आप नोटबुक में नोट करे रहेंगे उसको दोहरा लेंगे। हिंदी आपके पूरे 20 में से अगर 20 आपको लाने हैं तो इस फार्मूला पर आपको कार्य करना पड़ेगा। जो मैं बताता हूँ उसको करते चलिए। 20 के 20 नंबर हिंदी में सही होंगे, ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है। बस एक नोटबुक बनाइए, जितनी चीज़ें मैं अतिरिक्त बता रहा हूँ तुरंत नोट करते चलिए और देखिए कैसे मॉक टेस्ट के माध्यम से पूरी थ्योरी मैं आपकी कंप्लीट कराता हूँ। दोस्तों, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि पहले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन आपको किए थे और मैंने आपको बताया था कि जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में, आज भी बताता हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप किस क्लास की तैयारी कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे हैं और किस क्लास के और कहाँ से हैं। तो इस बात को आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं इस सीरीज के आपके 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद होगा कि हमारा अंतिम क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो का था, आपकी 10वां क्वेश्चन कि द्विज के अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का तो उत्तर आपको पता ही होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूरी सीरीज का 11वां क्वेश्चन है कि अनेकार्थी शब्द जो आपके नाग है ये आपके एक अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द आगे लिख दीजिएगा। इसका अर्थ क्या होता है कि जिस शब्द के आपके अनेक अर्थ निकलते हैं, जिस शब्द के आपके अनेक मतलब, या फिर ऐसे लिख दीजिए कि जिस शब्द के एक से अधिक, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक से अधिक आपके जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो नाग के कितने अर्थ बनते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जिसको पता होगा वो इसका आंसर ढूंढ लिया होगा, रथ, पारा, हाथी या फिर मोक्ष। अब जिसको नहीं पता है उसको पता होना चाहिए कि आपके नाग के अनेकार्थी कौन कौन से इसके अर्थ और बनते हैं। तो दोस्तों, नाग का एक अर्थ बनता है आपके हाथी, ठीक है, हाथी को भी आप नाग कहते हैं। सांप जो होता है उसको भी आप नाग कहते हैं, पता होगा भली भांति आपको। तीसरा बात करते हैं दोस्तों, तो आपके जो पर्वत को भी हम नाग कहते हैं। पर्वत को भी क्या कहते हैं दोस्तों? पर्वत को भी हम नाग कहते हैं। और जो आपके बादल होता है, बादल को भी हम नाग कहते हैं। तो नाग के ये 4 आपके अनेकार्थी अर्थ, आपके अनेकार्थी शब्द बन गए। नाग का एक अर्थ है हाथी, एक अर्थ है पर्वत, एक अर्थ है सांप, एक अर्थ है बादल। हाथी, पर्वत, सांप, बादल। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा विकल्प आपके कौन सा आपके विकल्प है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, विकल्प है आपके हाथी, तो वही बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। नोटबुक में ये चारों शब्द नोट कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या आपके कि वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अंबर के, सारंग के, गो के या फिर आपके सभी गलत है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि वस्त्र, आकाश, मेघ, बादल किस शब्द के अनेकार्थी हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। जो अंबर है दोस्तों ये आपके एक अनेकार्थी शब्द है और इसके कितने अर्थ बनते हैं। एक इसका अर्थ है आपकी वस्त्र होता है, एक अर्थ इसका बनता है आकाश, एक अर्थ मेघ को भी अंबर कहते हैं और एक अर्थ आपके बादल को भी अंबर कहते हैं। लेकिन इसके 2 और भी अनेकार्थी शब्द बनते हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। गगन को भी आप अंबर कहते हैं और आपकी कपास को भी आप अंबर कहते हैं, कपास को भी आप अंबर कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक विकल्प आपका है क्या, आपके एक विकल्प है आपके सारंग। सारंग भी एक अनेकार्थी शब्द है और इसके जितने भी अर्थ आपको पता होंगे इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसके कितने अर्थ आपको पता है सारंग के। अगले वीडियो में बताऊंगा कि सारंग के कितने अर्थ आपके बनते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके कि निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर का है और जब ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था तो ये क्वेश्चन गलत था क्योंकि इसके 2 विकल्प सही हैं और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी उत्तर का जब 2 उत्तर सही हो जाता है तो क्वेश्चन आपकी गलत मान लिया जाता है। क्वेश्चन क्या था कि निर्भीक का विलोम नहीं है। तो निर्भीक का अर्थ क्या बनता है दोस्तों? निर्भीक का अर्थ बनता है जिसको भय ना हो। और आपसे पूछ रहा है कि विलोम नहीं है। विलोम इसका क्या होता है? जिसको भय हो। लेकिन कौन सा आपकी विलोम नहीं है ये पूछ रहा है। जिसके भय वो तो हो जाता है विलोम, लेकिन जिसको भय नहीं हो वही आपका विलोम नहीं होगा। तो दोस्तों ना तो जो साहसी होता है उसको भी भय नहीं होता और साहसिक को भी आपके भय नहीं होता। तो ये दोनों विकल्प इसके सही उत्तर हो जाएंगे। कायर और कातर तो इसके क्या है आपके, कायर और कातर तो इसके विलोम हैं, लेकिन कौन सा विलोम नहीं है? तो ना तो इसका साहसी विलोम है ना तो साहसिक है। तो ये और भी दोनों विकल्प सही हैं। ये क्वेश्चन ही पूरी तरीके से गलत था।
इस प्रकार से कभी कभी दोस्तों गलत भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, लेकिन जो गलत क्वेश्चन रहते हैं उसका जो आपके नंबर है 1 नंबर वो सभी विद्यार्थियों को मिलता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो निर्भीक शब्द होता है इसका विलोम क्या होता है, इसका विलोम आपके साथी या फिर साहसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं, देखिए निर्भीक का आपके विलोम पूछ रहा था, तो निर्भीक का आपके विलोम बनेगा कातर और आपकी कायर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, कौन सा? मतलब कि आपके 2 शब्द आपके दिए गए हैं, एक दूसरे का आपके विलोम है, तो कौन सा सही नहीं है? आयात का विलोम होता है निर्यात, बिल्कुल सही। आयात मतलब होता है कि किसी दूसरे देश से जब किसी सामान को आप मंगाते हैं तो कहते हैं आयात आपने किया। और निर्यात का मतलब जब आप किसी माल को आपके विदेश में आप जब भेजते हैं देते हैं तो उसे कहते हैं आपके निर्यात। तो यह विलोम है, मंगवाना और देना। ठीक है, पाप पुण्य भी आपके विलोम है, आपको पता होना चाहिए। बद्ध और मुक्त या फिर नूतन या फिर सनातन, ये 2 विकल्प आपके बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस बात के पहली बात तो अब ये दोनों तो आप सभी को पता होगा, लेकिन इस बात को आपको पता होना चाहिए कि नूतन का अर्थ आपके नूतन का विलोम सनातन ना होकर नूतन का विलोम होता है आपके पुरातन। नूतन मतलब होता है आधुनिक हो, पुरातन मतलब जो आपके पुराना हो, आपके एंशिएंट हो। तो नूतन का विलोम आपके पुरातन होता है, ना कि सनातन। और बद्ध का मुक्त भी होता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो कुछ शब्द शुद्ध नहीं है, तो यही आपका सही नहीं है। समझ गए, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका बन जाता है कि निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। आपके इसमें से आपके 4 शब्द दिए गए हैं, और किसका जो आपके कौन सा आपके सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है? सुषमा, शोभा, सुंदरता या फिर रमणी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अगर पता होना चाहिए, सब शब्द शक्ति की क्वेश्चन है। पर्यायवाची की बात करते हैं तो पर्यायवाची के अभी तक मैंने आपके 2 वीडियो बनाए और दोनों वीडियो में 10 पर्यायवाची आपको कराए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हिंदी के समस्त वीडियो की प्लेलिस्ट। ठीक है, उसको खोलेंगे तो आपको पर्यायवाची के 2 वीडियो को मिल जाएंगे, दोनों वीडियो देख लीजिएगा। और अभी इसके बाद में आपको पर्यायवाची के और भी वीडियो बनाऊंगा और सारे शब्द आपके कंप्लीट कराऊंगा। और जब यह वीडियो समाप्त होगा तो आपकी एंड स्क्रीन पर भी आपको उसके वीडियो मिल जाएंगे, इसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप घबराएंगे नहीं, तो इस वीडियो को आप देख लेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे आपके चयनित करना। जो सौंदर्य का पर्यायवाची होता है आपके सुषमा भी होता है, शोभा भी होता है और आपके सुंदरता भी होता है। और रमणी जो होता है ये आपके सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं होता। तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। रोष, अमर्ष, कोप या फिर स्वत्व। तो क्रोध के लिए आपके जो पर्यायवाची शब्द दिए गए इसमें से गलत है, उसको ही आपको चयन करना है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि रोष का अर्थ भी होता है क्रोध, कोप का अर्थ भी होता है क्रोध, और अमर्ष जो होता है इसका भी अर्थ आपके क्रोध ही बनता है। तो क्रोध के ये पर्यायवाची आपको विशेष रूप से याद होने चाहिए, रोष, कोप, अमर्ष। और जो आपके स्वत्व होता है ये आपके क्रोध का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौहर खुलना का क्या अर्थ होता है दोस्तों? एक प्रकार का आपके मुहावरा है, एक प्रकार क्या है दोस्तों आपके मुहावरा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बात को आप क्या रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे। तो जौहर खुलना का अर्थ क्या होता है? क्रुद्ध होना बिल्कुल नहीं, परीक्षा होना बिल्कुल नहीं, जौहर टूट जाना या फिर भेद का पता लगना। तो कौन सा उत्तर होगा? डी विकल्प सही हो जाएगा कि भेद की पता लगना, आपका जौहर खुल गया मतलब कि भेद का पता चल गया। तो डी विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संधि विच्छेद से, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने समास के क्वेश्चन किए थे और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि संधियां क्या होती हैं। संधियां क्या होती हैं इसी बात को समझ लेंगे, और इसके संबंधित संधि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज मैं करूंगा। और अभी तक की बात मैं आपको बता देता हूं कि संधि क्या होती है, पूरी तरीके समझेंगे, फिर आपके क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए पहले डिटेल में संधि को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो आपको भी क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। तो संधियां दोस्तों होती क्या है, पहले हम देख लेते हैं कि जो कि संधि होती है बहुत ही डिटेल से चर्चाएं चलेंगी। तो इसके लिए आप लोग क्या रखेंगे, बिल्कुल ही आपके तैयार रहेंगे। इसके लिए आपके संधि के लिए पिछले वीडियो में समास कंफर्म कराया था और इस वीडियो में कंफर्म कराऊंगा आपके संधि, इसलिए आपकी मॉक टेस्ट के माध्यम से सारी थियरी कंप्लीट होगी, बस समझिएगा। तो पहला तो क्वेश्चन पूछता है कि संधि का आपके शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों संधि जो होती है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है आपके मेल। क्या होता है? आपके मेल आपके होता है संधि का शाब्दिक अर्थ। अब बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या बनती है, जो आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसी परिभाषा से भी देकर पूछे गए हैं। तो परिभाषा बनती है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार
विकार का अर्थ दोस्तों बनता है आपके परिवर्तन, विकट में लिख लीजिए परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ बन गया आपकी मेल, और इसकी परिभाषा क्या बन गई, दो निकटवर्ती वर्णों की, मैं कह रहा हूँ वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या फिर परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये डिफिनेशन याद रखिए कि जो निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं इसके परस्पर मेल करने से, आपके मेल से क्या होता है, जो आपके विकार उत्पन्न होता है उससे ही आपके क्या कहते हैं, आपके उससे ही आप संधि कहते हैं। ये किस प्रकार से है, एक दोस्तों के उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों एक शब्द में बनाता हूँ, आपके एक शब्द में बनाता हूँ राम धन अवतार, अवतार शब्द दो थे, और इसका जब आपके इसके जो निकटवर्ती जो वर्ण है, वर्ण का अर्थ होता है दोस्तों आपकी ध्वनि, वर्ण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपकी ध्वनि होता है, जो आपके वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई होती है। तो राम की यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, तो राम जो बनता है आपके, अगर इसको पूरा अगर तोड़ेंगे आप तो बनेगा र बड़ा आ, इसका वर्ण विच्छेद हो रहा है, ये म और आ, ऐसे ही इसका आपके मेल हुआ है, यही इसका हो जाएगा वर्ण विच्छेद, और इसका अंतिम वर्ण होगा आपकी छोटा आ। और अवतार का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो बनेगा अ व फिर छोटा आ, क्योंकि इसमें सब में आपको छोटा जरूर आता है, फिर होगा आपकी त, फिर होगा आपकी बड़ा आ, और फिर होगा आपके र, और फिर उसमें लगेगा आपके छोटा आ। तो ये आपका इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। तो राम और अवतार का जब आप क्या करेंगे, राम और अवतार का जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे, मतलब उसके किस प्रकार से वर्ण से बना, इसका वर्ण का आपके विच्छेदन कर देंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो इस प्रकार आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों समझेंगे कि आपके कह क्या रहा था, परिभाषा कहती है कि दो निकटवर्ती, दो आपके निकटवर्ती वर्णों, तो निकटवर्ती क्या होंगे, निकटवर्ती होंगे इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण, यही तो आपके निकट निकट होंगे। तो इसका अंतिम वर्ण है आपके दोस्तों छोटा आ, और इसका भी अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, आपके छोटा आ। और जब इन दोनों का मेल होगा तो जो विकार होगा, मतलब छोटा और छोटा मिलकर बन जाएंगे दोस्तों आपके बड़ा आ बन जाएगा, और इसे ही परिवर्तन को ही आपके क्या कहेंगे, आप इसे ही आपके संधि कहेंगे। और जब ये बड़ा आ बन जाएगा तो राम धन अवतार मिलकर क्या बन जाएगा, आपके रामावतार। तो यहाँ पर परिवर्तन क्या हो गया, छोटा और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बन गया, यही परिवर्तन हुआ, यही विकार हुआ, और इसी को ही कहते हैं संधि। तो डिफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी कि दो आपके निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो आपके परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। समझ गए, बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि जो संधियाँ होती हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि की अगर हम बात करते हैं भेद की, तो संधि के आपके तीन भेद होते हैं। एक होती है दोस्तों आपके स्वर संधि, एक होती है दोस्तों आपके व्यंजन संधि, और एक होती है दोस्तों आपके विसर्ग संधि। तो ये आपके तीन भेद हो जाते हैं आपके संधि के। क्वेश्चन पूछ लेता है कि संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के आपके तीन भेद हैं। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो निकटवर्ती वर्णों की परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। आप इसको बता देंगे। भेद की बात करते हैं तो भेद कितने हैं, आपके तीन हैं। स्वर संधि की बात करते हैं तो जब स्वर से स्वर मिलता है, जैसे आपने पीछे देखा कि आ से आ मिला, आ भी स्वर और अगला आ भी स्वर, तो स्वर से स्वर का मेल हुआ तो बन गया आपकी स्वर संधि। आपकी अगर पूछ ले कि आपकी रामावतार किस प्रकार की संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि जब आपके व्यंजन की बात करते हैं, जब स्वर के साथ दोस्तों आपके व्यंजन, आपके स्वर या फिर, ये पूरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए, बहुत ध्यान समझना है आपको कि स्वर या फिर व्यंजन के साथ जब आपके व्यंजन मिले, कहने का अर्थ है एक स्वर है एक व्यंजन रहे तभी व्यंजन संधि होगी, और दोनों व्यंजन रहे तो भी आपके व्यंजन संधि होगी। इस प्रकार से व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि का भी इसी प्रकार से होता है कि एक स्वर या फिर व्यंजन रहे और एक आपकी क्या रहे, एक आपका विसर्ग रहे। विसर्ग का आपके चिन्ह आपको पता होगा कि इस प्रकार के विसर्ग का चिन्ह बनता है, तो ये आपकी विसर्ग संधि बन जाती है। समझ गए, तीनों संधि की बात समझ गए। अब बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं। 5 भेद आपके होते हैं। इसका प्रथम भेद होता है आपके दीर्घ संधि। क्या होती है, आपके दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि क्या होती है, जब आपके दीर्घ बन जाए, और इसके आपके 4-5 ही समझिएगा कि जब छोटा आ या फिर बड़ा आ के साथ छोटा या फिर बड़ा आ मिलता है तो बन जाता है बड़ा आ। एक तो ये होगी दीर्घ संधि, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी है कि जब आपके छोटी ई या फिर बड़ी ई के साथ छोटी ई या फिर बड़ी ई मिले, मतलब आपके समानवर्ती आपके वर्ण मिलने चाहिए, तो आपके बड़ी ई बनता है। और इसी प्रकार से तीसरा क्या आपके, जब ऊ और छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ मिले तो बनते हैं कौन सी संधि आपके, तब बनता है आपके बड़ा ऊ।
तो ये आपके क्या हो जाते हैं, आपके ये हो जाते हैं आपके दीर्घ संधि। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो आप थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे पहला ही आपने देख लिया रामावतार, उसी प्रकार से एक विद्याधन आलय। तो यहाँ का अंतिम जो आपके वर्ण है आपके बड़ा आ है, और यहाँ का प्रथम वर्ण है आपके बड़ा आ। और बड़ा आ जब बड़ा आ मिलते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि बड़ा आ बड़ा आकर बनेंगे बड़ा आ, और हो जाएगा विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। और ये आप किसका उदाहरण हो जाएगा, दीर्घ संधि का, दीर्घ स्वर संधि का। और पहला एग्जाम्पल बन गया आ और आ के बाद बड़ा बनता है। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल बनेगा आपके, दूसरा एग्जाम्पल किस प्रकार से बनेगा, बहुत ही सही दोस्तों। आप एक आपकी बड़ी ई का उदाहरण इस प्रकार से बनेगा और एक बड़ा ऊ का आपका उदाहरण बनेगा, और इसको अगर आप समझ लेंगे तो सारी बातें आपके समझ में क्या जाएंगी, आपकी आ जाएंगी। तो इस प्रकार से आप समझ लेंगे। जैसे मैं कह दूँ आपके रजनी धन ईस, यहाँ पर बड़ी ई, यहाँ पर बड़ी ई बन गए आपके रजनी, बड़ी ई मिलने के बाद बड़ी ई बनती है। तो इस प्रकार से आपके पूरब के दीर्घ संधि मिलेगा, और जब छोटा या फिर बड़ा ऊ मिलेगा, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के साथ तभी बड़ा ऊ बनेगा। तो ये हो जाती है आपके दीर्घ संधि। और दीर्घ के बाद आपकी संधि एक बनती है आपकी गुण संधि, एक बनती है आपके दोस्तों की वृद्धि संधि, एक संधि बनती है आपकी यण संधि, और एक संधि बनती है आपकी आयादी संधि, आयादी संधि। तो यहाँ पर दोस्तों एक संधि मैं आपको और आज बता देता हूँ, गुण संधि, और इसके बाद जो 3 संधि बनती हैं ये कभी फिर मैं आपको बताऊंगा। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसके लिए घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए हम गुण संधि को आपके पढ़ लेते हैं। तो वृद्धि संधि तो आपकी बन गई है, अब गुण संधि एक बार समझ लेते हैं तो आपकी पूरी चीज़ें आपकी कन्फर्म में आ जाएंगी। तो दीर्घ संधि की 2 बातें थी आपकी, छोटा आ बड़ा मिलने के बाद छोटा बड़ा मिले तो बड़ा आ, उसके प्रकार बड़ी ई और बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बनता था। समझ गए। अब बात करते हैं आपकी गुण संधि की। तो गुण संधि की बात करते हैं जब आपके आ के साथ इसको समझिएगा, जब आ या फिर बड़ा आ के साथ ई या फिर बड़ी ई मिले तो क्या बनेगा आपके, तब आपकी बनेगा ए। समझ गए। और दोस्तों इसी प्रकार से जब छोटा आ या फिर बड़ा आ के साथ छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ मिले तो बनेगा आपके ओ। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। और इसी प्रकार से जब छोटा आ या फिर बड़ा आ के साथ री मिले, आपकी री बने तो आपके आर बन जाता है। और ये 3 अगर आप समझ गए तो क्या बन जाएगा, आपके गुण संधि कंप्लीट हो जाएगी। आ या फिर छोटा बड़ा के साथ जब आपके ई या फिर बड़ी ई मिले तो बनेगा आपके छोटा ए, छोटा आ बड़ा आ के साथ जब छोटा ऊ या फिर छोटा ऊ मिले तो बन जाएगा ओ, और इसी प्रकार से जब छोटा आ फिर बड़ा आ के साथ री मिलेगा तो बन जाएगा आर। तो ये आपके बन जाएगी आपकी गुण संधि। थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेंगे तो चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं बात करूँ रमा धन आपके ईस, यहाँ पर दोस्तों आपके बड़ा आ है, मैंने कहा था छोटा है फिर बड़ा आ के साथ जब छोटी है फिर बड़ी ई मिल जाए, और बड़ा आ के साथ जब बड़ी ई मिल जाएगी तो क्या बनेगा, आपके ए बनेगा, और ये शब्द बन जाएगा आपके रमेश। छोटा है का मात्रा आपकी चढ़ गया। इस प्रकार से बनती है आपकी गुण संधि। संधियाँ मैंने 2 आपको समझा दी हैं। अब हमको समझाना है आपको वृद्धि संधि और आपके यण संधि और आपके आयात संधि। ये कभी फिर समझाऊंगा क्योंकि ज़्यादा ये समझा दूंगा अभी तो आपके लिए अधिक हो जाएगा, और इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो मेरा कारण ये है कि मॉक टेस्ट कराते रहूँ और धीरे धीरे करके थ्योरी पढ़ूँ, जिसको आप लोगों को लोड भी ना बढ़े और सारी चीज़ें आप समझ भी जाएँ। तो मॉक टेस्ट के माध्यम से पूरी अगर थ्योरी कंप्लीट करनी है तो जितने वीडियो यहाँ पर मैं डालूंगा हिंदी की, सभी वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए आप लोग देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन कर लेता हूँ, और बाद में आपके ये 3 संधियाँ पढ़ूंगा और आपके व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी पढ़ूंगा बाद में। देखिए तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसके बारे में जान लीजिए कि आपकी एक प्रकार की व्यंजन संधि है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होगा आपके ऑप्शन डी तत् धन लीन। यहाँ पर दोस्तों इसका आपके नियम क्या है दोस्तों, इसका नियम है आपके व्यंजन संधि में कि जब ता के बाद ला आता है तो वो भी आपके आधा, जब ता के बाद जब आपके ला आएगा, ता के बाद जब ला आपके जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों के, ये भी आपके आधा ला बन जाएगा। इस प्रकार से ये तल्लीन बन गया ता के बाद लाने के बाद, तो तल्लीन सही उत्तर जाएगा, डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि दोस्तों, यह एक प्रकार की आपकी यण संधि। तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, मैंने आपको गुण संधि पढ़ाई है, लेकिन गुण संधि में बताया कि फिर छोटा आ ही बनता है, छोटा ओ बनता है और आपके आर बनता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको देख रहे होंगे कि बड़ा आ बन रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों गुण संधि नहीं होगी, व्यंजन संधि भी नहीं होगी, ये होगी आपकी वृद्धि संधि। क्योंकि वृद्धि संधि का आपका नियम है कि जब आ या फिर छोटा आ या फिर बड़ा आ के साथ, छोटा है फिर बड़ा आ के साथ जब ए आपके आ जाए तो बन जाता है आपके आए। समझ रहे हैं, और यहीं पर उस नियम का आपके पालन होगा, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होगा सदा धन ए, और यहाँ पर बड़ा आ के बाद जब ए आया है तो बन गया है आपके बड़ा ए और बन गया है आपके सदा ए, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। और अगर संधि विच्छेद पूछे तो सदा धन ए, वृद्धि संधि भी आपके समझ में आ गई होगी। लेकिन कभी मैं आपको वृद्धि संधि, यण संधि और आयात संधि तीनों आपके विस्तार से पढ़ाऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाग जल का संधि विच्छेद होगा, तो वाग जल का संधि विच्छेद दोस्तों हो जाएगा आपके, ये भी एक क्या है दोस्तों, ये भी आपका एक प्रकार का व्यंजन संधि है। और ये विकल्प सही होगा वाक कथन जल। जब आपके किसी भी वर्ण का जब प्रथम वर्ण आता है तो आपके तीसरे में बदल जाता है, ये इसका नियम है। वाक कथन जाल आपके हो जाएगा वाक जाल का सही उत्तर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 10 क्वेश्चन, और जिसका भी जितना भी उत्तर सही हुआ है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि मेरे इतने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और मैंने आपको आज संधि आपको पढ़ाई, अनेकार्थी शब्द कई सारे पढ़ाई आपके, और आपके मैंने आपको विलोम भी कई सारे कराए, और आपके कई सारे आपके पर्यायवाची भी कराए। तो 10 क्वेश्चन हमने कराए हैं, और आपके संधि विच्छेद के भी हमने 3 क्वेश्चन आज आपके किए हैं, और कुछ संधियां भी हमने समझी हैं। संधि क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं, परिभाषा क्या होती है, स्वर संधि क्या होते हैं, व्यंजन संधि क्या होती है, विच्छेद संधि क्या होती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, वो 5 भेद कौन कौन से हैं, उसमें से 2 भेद को बहुत ही डिटेल में आपके एग्जाम्पल के साथ हमने पढ़ लिया। तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ी आज कितनी देर में, आज के अपने 20 मिनट के लेक्चर में। अब लास्ट में इंपॉर्टेंट बात की, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की क्लासें आपके रेगुलर वे में चालू रहेंगी। और क्लासों का जो टाइम टेबल रहेगा वो लगभग आपकी 10 बजे रहेगा, 10 बजे आपकी रहेगा सुबह में। मैंने आपको उस बार 8 बजे था, लेकिन इस बार समझ लीजिए कि सुबह आपके 10 बजे का इसका पूरा टाइम रहेगा, इस बात को समझ कर चलेंगे। तो चलिए ये बात आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर पर्यायवाची आपको पढ़ना है, अगर आपको पर्यायवाची पढ़ना है तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपके मिल जाएगी लिंक, आपको पूरे हिंदी के संपूर्ण वीडियो की प्लेलिस्ट, वहाँ पर आपको पर्यायवाची के 2 वीडियो मिलेंगे, दोनों वीडियो देख लीजिएगा। बाद में मैं इसके और भी वीडियो आपकी अपलोड करूँगा, तब आप देखते ही रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे लगता है कि आपको यह दूसरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक आप कर ही लेंगे। अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी पूरी प्लेलिस्ट के लिंक है, जाकर पहले वीडियो को देखिए और हमारे साथ पूरी तरीके से जुड़े रहिए, क्योंकि हिंदी की पूरी तैयारी हम आपको करवाएंगे और 20 के 20 क्वेश्चन आपके सही होंगे, ये मेरा दावा है, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।